हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपका स्वागत करता हूं वाया एसपीएम पे। आज के टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिज़िक्स का। आप 11th में पढ़ेंगे चाहे 12th में, जब भी पढ़ेंगे तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। खैर, अभी हम जो पढ़ेंगे तो दो टाइप के कॉम्बिनेशंस को पढ़ने वाले हैं, एक है सीरीज़ कॉम्बिनेशन और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब सारे रजिस्टर्स के लिए अलग अलग सर्किट हो या अलग पाथ हो, अलग स्विच से ऑपरेट किया जा सके, उसको हम लोग कहते हैं पैरेलल। और जब सब एक ही स्विच से ऑपरेट हो या एक की वजह से सारे अफेक्टेड हो जाएं, एक काम करना बंद कर दे तो बाकी के भी काम करना बंद कर देंगे, तो उनको हम लोग बोलते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो ये आप देख सकते हैं सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंसेस जो हैं हम पढ़ने वाले हैं, एक सीरीज़ में और दूसरा पढ़ने वाले हैं पैरेलल में। खैर, आगे बढ़ते हैं। क्यों, आगे बढ़ने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्यों ये ज़रूरी है कि कब हम उसको सीरीज़ में जोड़े, कब हम उसको पैरेलल में जोड़े। सीरीज़ में जोड़ने का क्या एडवांटेज है और पैरेलल में जोड़ने का क्या एडवांटेज है। ये जो सर्किट है इसमें जितने भी रजिस्टर्स हैं सब के सब सीरीज़ में। सीरीज़ का मतलब हो गया एक जो होगा ना वो दूसरे से कनेक्टेड होगा। यहाँ देख सकते हो इस रजिस्टर का जो एक टर्मिनल है इस वाले रजिस्टर से जुड़ा है और इसका एक टर्मिनल इससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हीट जो होता है ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और पावर कम मिलता है। तो यानी कि यहाँ पे जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो घट जाती है। हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि अगर हम सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स को सीरीज़ में जोड़े तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, यानी कि उनको हटा के एक सिंगल हम रेजिस्टेंस से रिप्लेस करें तो क्या वैल्यू आएगा। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है, नोटिस करना पड़ेगा कि कब रेजिस्टेंस करंट बदल रहा है, कब वोल्टेज बदल रहा है। यानी कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट चेंज होगा या वोल्टेज चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग। और उससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता होना चाहिए ओम्स लॉ क्या है और ओम्स लॉ से आपको मिलता क्या है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है कि इन तीनों रेजिस्टेंस को हम रिप्लेस करें एक सिंगल रेजिस्टेंस तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, आप इसको थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट करेंगे कि आपने इस सर्किट में इसको कनेक्ट भी किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। देखिए, यहाँ पे एक सिंगल पाथ है, तो जब पाथ एक ही है तो करंट के फ्लो करने का कोई अलग पाथ है नहीं, यानी कि तीनों रेजिस्टर से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। बट आपको एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए, यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है, यानी कि इसके बीच में जो वर्क डन होगा वो अलग होगा। फिर यहाँ पे भी आप पॉइंट नोटिस करो तो इसके बीच में वर्क डन अलग होगा और यहाँ पे वर्क डन अलग होगा। यानी कि जब वर्क डन अलग होगा तो वोल्टेज भी अलग होना है। तो यहाँ पे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इन तीनों के वोल्टेज को ऐड करेंगे और फिर हम ओम्स लॉ का भी यूज़ करेंगे। देखिए, आप ये जानते हो कि V इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ से। तो अगर आपको करंट निकालना होगा तो I इज इक्वल टू हो जाएगा ये V अपॉन R। इसको आप यूज कर सकते हो। सॉरी, ये वाला पोर्शन नहीं यूज करने वाले हम लोग, केवल हम इतने को यूज करने वाले हैं, V इज इक्वल टू आई आर। अब देखिए क्यों, अब यहाँ पे भी करंट यहाँ से इस बैटरी से निकलते हुए ये यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी करंट वही फ्लो करेगा। फिर यहाँ से आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे भी आएगा तो वही आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा और यहाँ पे भी आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे वर्क डन अलग होना है, यहाँ पे अलग होना है, यहाँ पे अलग होना है। अब पहले रेजिस्टर पे वोल्टेज कितना अप्लाइड है ये देखिए, यहाँ पे अगर हम एक वोल्ट मीटर लगा दें तो इसका वोल्टेज कैसे निकालेंगे। ये क्या होगा, V1 होगा। तो आप जानते हो V इज इक्वल टू आई आर है, तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा I R1। अब इस सेकेंड रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो भी I है, बट
वोल्टेज कितना अप्लाइड है, तो वो हो जाएगा V2 इज इक्वल टू आई R2। और सिमिलरली थर्ड रेजिस्टर से, इस वाले रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, वो I है, तो वोल्टेज कितना अप्लाइड है, ये हो जाएगा IR3। अब ये एक सिस्टम बना हुआ है, तो सिस्टम में टोटल वर्क डन कितना डेवलप हुआ है, वो है आपका V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी कि देखिए ये आपका सोर्स है, तो इस सोर्स का जो टोटल वोल्टेज है इन तीनों में अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो उसी को हम लोग ऐड कर देंगे। V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। हमको निकालना क्या है, रेजिस्टेंस निकालना है, और हमारे पास क्या है, वोल्टेज। तो हम यहाँ से इन तीनों की वैल्यू को इसको यूज़ करेंगे, इन चारों के लिए, सॉरी 3 में हमने बोल दिया था, इन चारों के लिए यहाँ से वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। तो V इज इक्वल टू हम ले लेंगे IR, V1 इज इक्वल टू ले लेंगे IR1, V2 इज इक्वल टू ले लेंगे IR2, और V3 इज इक्वल टू ले लेंगे IR3। आप देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड में भी I है और राइट हैंड साइड में भी I है, यानी कि हम यहाँ से करंट को कॉमन ले लेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे ही रहेगा, राइट हैंड साइड में I को हमने कॉमन कर लिया, तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया, I से I कैंसिल हो गया, यानी कि हम ये लिख सकते हैं R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये सामान्य तौर पर हम ये कहें कि जब भी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आपको सीरीज में दे दे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकालना रहेगा उसके लिए आप लिखोगे Rn इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस गोज ऑन Rn। यहाँ पे I लिख दिया, यहाँ सॉरी N लिख दिया, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे हमने सीरीज में 3 रेजिस्टर ले रखा था, वैसे ही पैरेलल में भी 3 रेजिस्टर लेंगे। ये हो गया हमारा R1, ये है R2 और ये है R3। इन सर्किट्स में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने वाला ये है कि ये जो तीनों रेजिस्टर्स हैं ये एक ही पॉइंट के बीच में है। मतलब अगर हम इसको x ले लें और इसको ले लें y, तो ये x और y के ही बीच में हैं। तो या पिछले वाले में जब सीरीज़ हम देख रहे थे, सीरीज़ सॉल्व कर रहे थे, वहाँ हमने देखा था कि अलग अलग पॉइंट्स बने हुए थे जिनके बीच में रेजिस्टर्स कनेक्टेड हो गए थे, बट यहाँ पे तो एक ही पॉइंट के बीच में है। वहाँ पे पाथ एक था, यहाँ पे पाथ कितना है, 3 है, यानी कि वहाँ पे करंट नहीं डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो जब भी करंट डिवाइड होगा तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पे मान के चलिए यहाँ करंट है I1, यहाँ पे करंट है I2 और यहाँ पे करंट है I3। क्या नहीं बदलने वाला है इसमें, वोल्टेज। क्यों? क्योंकि देखिएगा कि इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में ये तीनों रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, यानी कि जब सेम पॉइंट के बीच में रेजिस्टर्स को ऐड कर देंगे तो वोल्टेज में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फ़र्क किस में पड़ने वाला है, करंट में। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि एक नदी जा रही है, ठीक। अब हम इसको 3 अलग अलग रास्तों में बांट दें, तो जो इसमें पानी बह रहा होगा ये 3 अलग अलग रास्तों से जाएगा। एक मान लीजिए ये ले लिया और एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, तो पानी तो यहाँ से जा ही रहा था, फिर ये 3 अलग अलग हिस्सों में बटेगा तो डिवाइड होगा। तो उसी तरह से करंट यहाँ से I अमाउंट में निकला था, बट ये तीनों रेजिस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जब तीनों रेजिस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो उसकी जो मतलब प्रॉपर्टी है, या कह लीजिए अमाउंट है, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, अमाउंट, ये तीनों में के अंदर चला गया। तो यहाँ से फिर ये तीनों से कंबाइन आते हुए यहाँ पे क्या होगा, कंबाइन होगा। निकला था I अमाउंट में, यहाँ I1, I2, I3, और फिर यहाँ आप देख सकते हो कि I अमाउंट में करंट जा रहा है। यानी कि जब भी आपको सीरीज़ में
रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा या डिराइव करना होगा तो आप वोल्टेज को लोगे, यानी कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 जितने भी दिए रहेंगे उतना, और जब पैरेलल में लेना रहेगा तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे इसको क्या करना है। तो अब देखिए, चूँकि वोल्टेज सेम है तो हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा आप जानते हो कि V इज इक्वल टू होता है IR, और ये कैसे है, ओम्स लॉ से। यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज लाने वाले हैं। V इज इक्वल टू IR है तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। देखिए यहाँ पे भी वोल्टेज फिक्स है जो कि V है, यहाँ पे भी वोल्टेज फिक्स है V है, और यहाँ पे भी वोल्टेज फिक्स है V। करंट जा रहा है I1, करंट जा रहा है I2, करंट जा रहा है I3। निकालना क्या है, R1, R2 और R3 कितना कितना है, फिर इसको जोड़ना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखिए I के लिए आप क्या लिखोगे यहाँ पे, V अपॉन R, तो यहाँ पे हो जाएगा V अपॉन R इज इक्वल टू I1। देखिए वोल्टेज सेम है तो यहाँ V और यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाएगा R1। सिमिलरली यहाँ पे भी V और ये हो जाएगा R2, और यहाँ पे हो गया V और यहाँ पे हो गया R3। अब देखिए V है, V है, V है, V है, लेफ्ट हैंड साइड में भी V है और राइट हैंड साइड में भी V है। तो हम यहाँ से V को कॉमन ले लेंगे, और ये V तो अपनी जगह पे है ही। V अपॉन R इज इक्वल टू, V को अगर हम कॉमन कर दें तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये तो 3 रेजिस्टर्स के लिए है। अगर हमारे पास n रेजिस्टर्स हों, फॉर n रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है ना, हमें पता नहीं है कि हमने कितने रेजिस्टर्स को लिया है, बट हमको जोड़ना है पैरेलल में। तो उसके लिए भी आप यही लिखोगे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस गोज ऑन प्लस 1 अपॉन Rn। एक तो ये चीज़ हो गया। 2 रजिस्टर, यहाँ से अगर हम 2 की बात करते हैं, 2 को ले लेते हैं, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, जनरली आप लिख सकते हो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। या इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करोगे ना, दे दो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इनका एलसीएम ले लो तो ये R1 इंटू R2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा R2 और यहाँ पे हो जाएगा R1। अब इसको नचा दो, उल्टा कर दो, इसे घुमा दो, तो R इक्विवेलेंट चला जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। यानी कि जब भी 2 रजिस्टर दिए हों और पैरेलल कॉम्बिनेशन में उनको जोड़ के निकालना हो तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर दोनों को ऐड कर दीजिए। तो मल्टीप्लिकेशन जो है प्रोडक्ट अपॉन सम, यानी कि 2 रजिस्टर जब भी आपको मिलेगा तो ऊपर लिख लीजिए आप प्रोडक्ट और नीचे लिख लीजिए सम। ये एक इंटरेस्टिंग वे है जिससे आप इजीली 2 का निकाल सकते हो। रुक दीजिए।